फंडामेंटल ड्यूटीज़ के संदर्भ में चर्चा करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ संविधान के मूल प्रभाग में नहीं दिया गया था, लेकिन 42 अमेंडमेंट 1976 को संविधान में से शामिल किया गया। यहाँ पर ये देखा जाता है कि जिस प्रकार से भारत के नागरिक के कुछ अधिकार हैं, भारत के सिस्टम यानी गवर्निंग बॉडीज़ के कुछ राइट्स हैं, विधि को इम्प्लीमेंट करने का उसका राइट्स है, तो इस हिसाब से एक चीज़ ये सोची गई थी कि व्यक्तियों के भी कुछ नैतिक दायित्व होना चाहिए अपने राष्ट्र के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने गवर्निंग बॉडीज़ के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति और देश की रक्षा या अन्य एलिमेंट्स में उसके कोई ना कोई तो कर्तव्य होना चाहिए। इसी संदर्भ में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42 अमेंडमेंट 1976 इम्प्लीमेंट हुआ और इसमें 10 कर्तव्यों का निर्धारण किया गया था। इन कर्तव्यों को हम किस प्रकार से देखते हैं? इन कर्तव्यों को, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इन कर्तव्यों को हम नैतिक कर्तव्य, राजनीतिक कर्तव्य और विशेष कर्तव्य के रूप में देखते हैं। जैसे हम ये लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब इसमें क्या है, 3 डिवीज़न करते हैं इसके। एक तो हमारा है नैतिक कर्तव्य, नैतिक हमारी ड्यूटीज़ क्या बनती है। दूसरा हमारा है राजनीतिक कर्तव्य, और तीसरा हमारा है विशेष कर्तव्य। बेसिक ड्यूटीज क्या बनती है? अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं कि हम भारत के नागरिक के 11 मूल कर्तव्य हैं टोटल। 11वां जो है ना वो 86 अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। क्या हमने इन कर्तव्यों को डिवीज़न करके देखा कि कौन सा कर्तव्य हमारा नैतिक बनता है, कौन सा कर्तव्य हमारा राजनीतिक है और कौन सा हमारा विशेष कर्तव्य है? अगर हम इसमें डिवीज़न करते हैं तो हमारे पास जो है ना 6 नैतिक कर्तव्य हैं, हमारे पास 3 राजनीतिक कर्तव्य हैं और 2 हमारे पास विशेष कर्तव्य हैं। अगर हम विशेष कर्तव्य और राजनीतिक कर्तव्य को अलग कर लें और ब्रेन में रख लें तो बाकी सब क्या आ जाएंगे? बाकी सब जो है ना हमारे नैतिक कर्तव्य हो जाएंगे। तो हमें इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि पहले नैतिक कर्तव्य क्या है, तो नैतिक कर्तव्य में स्वतंत्रता संघर्ष के उच्च आदर्शों का पालन करना। इसका मतलब होता है कि जो भारत की आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुआ था, जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया था आज़ादी के लिए, जिन लोगों ने अपना देश के लिए जान कुर्बान की थी, जिन लोगों ने स्ट्रगल किया था, जिन लोगों ने आज़ादी के संदर्भ में किसी न किसी रूप में संघर्ष किया था, हम उनके उच्च आदर्शों का पालन करें और सर्वोपरि अपने राष्ट्र को रखें, राष्ट्र को सबसे ऊपर रखें और राष्ट्र के प्रति हमेशा आदर्शवादी रहें और राष्ट्र के प्रति हमेशा सोचते रहें। इस प्रकार का जो है ना हमारा पहला कर्तव्य है, ये नैतिक कर्तव्य है। राष्ट्र की सामंजस्यपूर्ण संस्कृति को बनाए रखना दूसरा कर्तव्य हमारा। राष्ट्र की जो सामंजस्यपूर्ण संस्कृति है, देखो भारत में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, लेकिन इन बहुत सारी संस्कृतियों का अपना एक मेल मिलाप है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना, एक दूसरे की संस्कृति को बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करना, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मिश्रण करना, एक दूसरे की संस्कृतियों से लाभ उठाना और उनके अपने सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करना, ऐसी राष्ट्र की सामंजस्यपूर्ण संस्कृति डेवलप होती है। तीसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाए रखना, मानववाद और ज्ञान अर्जन में सुधार की भावना का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है हमारे सोचने के जो नज़रिए हैं वो साइंटिफिकल होना चाहिए और जो हमारा मानववाद, ह्यूमनिटी, जो हम पूरे ग्लोबलाइज्ड इंडिया की ओर जा रहे हैं, तो बिना मानववाद के जो है ना ग्लोबलाइज्ड इंडिया की परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। और ज्ञान अर्जन का मतलब हमेशा हर पल हर बिंदुओं पे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और उस सीख के नज़रिए में सुधार करना चाहिए। इस प्रकार की हम अपने आप में एक भावना डेवलप करें, ये हमारा जो है ना अगला नैतिक कर्तव्य था। प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति के प्रयास करना, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अगला हमारा चौथा नैतिक कर्तव्य है। यानी प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आपका
सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षिक नज़रिया हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, व्यक्तिगत रूप से उसके लिए, उसके उन्नति के लिए प्रयास करना और सामूहिक रूप से उसकी उन्नति के लिए प्रयास करना, अगर हम इस प्रकार के नज़रिया सोचते हैं तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को जो है ना कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में बदलने में से नहीं रोक सकता है। हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के स्थान पर डेवलप्ड कंट्रीज़ हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम अगली बात करते हैं कि समान बंधुत्व की भावना का विकास करना, यानी हिंदुस्तान में जितने भी जातियों के लोग, जितने कम्युनिटी के लोग, जितने धर्मों के लोग, या जितने भी प्रकार जो लोग भी हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान का, भारत का नागरिक है, वो उसके एक बंधुत्व की भावना को डेवलप करें। और बंधुत्व की भावना के साथ अगर हम रहते हैं तो कहीं कोई उन्माद की व्यवस्था नहीं होती, कहीं उन्माद की जगह नहीं मिलती है, उन्माद के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, और हम जो है ना एक बंधुत्व की भावना का विकास कर सकते हैं। जो छठवां इसका जो कर्तव्य है, जो 86 अमेंडमेंट में जो जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष के नैतिक कर्तव्यों के संदर्भों के बारे में बात करो। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, यानी ये बच्चों के लिए नहीं बल्कि ये जो है ना उसके गार्जियंस के लिए है। मतलब जो अभिभावक हैं वो अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल तक भेजने की व्यवस्था करें, स्कूल तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि उन्हें गवर्निंग बॉडीज़ जो है ना निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सके। ये थे हमारे नैतिक कर्तव्य जो मैंने आपको बताए हैं 6। इसके बाद हमारे राजनीतिक कर्तव्य आते हैं। राजनीतिक कर्तव्य हम देखते हैं संविधान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना। हमें अपने संविधान का आदर करना है, हमें अपने संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना है, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का आदर करना है, उसको व्यवस्थित तरीके से सम्मान के साथ फहराना है, सम्मान के साथ उसे रखना है। जो उसके लिए जो निर्धारित नियम तय किए गए हैं उन नियमों के आधार पर हम उसे आत्मा में बसा के रखना है। राष्ट्रगान का आदर करना है। राष्ट्रगान के संदर्भ में अभी हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था की थी कि जो फिल्म घर हैं या जो सिनेमा हॉल हैं, टॉकीज़ हैं, वहाँ पे हॉल में जो है ना फिल्म शुरू करने से पहले जो है ना राष्ट्रगान होगा, उसमें सभी जो दर्शक हैं वो खड़े होंगे और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था की थी, हालांकि बाद में से जो है ना हटा दिया गया है। दूसरा इसमें है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना। ये हमारा जो राजनीतिक कर्तव्य है। मतलब भारत की प्रभुता से मतलब होता है संप्रभु रहम भारत के प्रति, और उसकी एकता यानी यूनिटी को और उसकी अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना और राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना। अगर राष्ट्र पर कोई भी समस्या खड़ी होती है राष्ट्र के लिए, या कोई भी युद्ध की स्थिति आती है, या राष्ट्र अवसान की स्थिति में जाता है, तो हमें राष्ट्र के निर्माण के लिए सहयोग देना है और अपने देश की रक्षा करना है। ये हमारा राजनीतिक कर्तव्य बनता है। विशेष कर्तव्यों में हम देखते हैं, विशेष कर्तव्यों में प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना, उसे बनाए रखना और उसका विकास करना, ये जो है हमारा विशेष कर्तव्य है। दूसरा विशेष कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना। मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा करना और किसी प्रकार की हिंसा ना करना, या जो हिंसा है उसका परित्याग करना। बिना हिंसक गतिविधियों के हमें अपने जीवन को जीना है और बिना हिंसक गतिविधियों के हमें अपनी व्यवस्थाओं को संभालना है। इस प्रकार का कर्तव्य जो है हमारा विशेष कर्तव्य है। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में हम 11 कर्तव्यों को देखते हैं। इन 11 कर्तव्यों को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। 3 कैटेगरी में नैतिक कर्तव्य 6 है हमारे, राजनीतिक कर्तव्य 3 हमारे और 2 कर्तव्य हमारे विशेष कर्तव्य हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं तो कर्तव्य बहुत सिंपल लगते हैं। समस्या अब एक है कि क्या हम इन कर्तव्यों का पालन करते हैं। अगर पालन करते हैं तो वास्तव में कितना पालन करते हैं, कभी अपने आप से पूछ कर देखना और प्रयास करना इस ओर, तो ये अखंड हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ सकता है, बशर्ते अगर देश के सभी नागरिक एक बार से हमेशा के लिए अगर इन कर्तव्यों पर चलने लगे तो हमें किसी की गुलामी की, किसी की आवश्यकता, किसी के सहयोग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि प्रत्येक नागरिक को ये सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कभी न कभी हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये सोचना पड़ेगा कि हम जब तक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, जब तक बहुत अच्छी कंट्रीज़ नहीं बन सकते हैं। और जो देश बहुत अच्छे राष्ट्र हैं उन देशों के नागरिक जो है ना बहुत अच्छे पहले नागरिक हैं, इसके बाद वो देश बहुत अच्छा राष्ट्र बनता है।